आज की वीडियो में हम बात करेंगे विक्टोरियन पोइट रॉबर्ट ब्राउनिंग की एक फेमस पोएम के बारे में जिसका नाम है माय लास्ट डचेस। ये पोएम 1842 में लिखी गई थी। पोएम 56 लाइंस की है और कपलेट फॉर्म में बांटी गई है। तो पोएम की राइमिंग स्कीम भी कुछ ऐसी ही है, ए बी बी सी सी। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने कहा, ये पोएम एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। इस पोएम में एक स्पीकर हैं जो हैं ड्यूक ऑफ फेरारा। वो एक पेंटिंग दिखाते हैं जो कि उनकी पिछली वाइफ की थी और वो ही उनकी लास्ट डचेस थी। यहाँ वो उस पेंटिंग के थ्रू अपनी फॉर्मर वाइफ के बारे में बता रहे हैं कि उसकी क्या क्वालिटीज़ थी, और ये सारी चीज़ें वो किससे डिस्कस कर रहे हैं, तो अपनी अगली होने वाली जो वाइफ है उसके रिलेटिव से। इस पोएम से पता चलता है कि ड्यूक ऑफ फेरारा जो हैं उनका नेचर कैसा है। पोएम की थीम भी कुछ ऐसी ही है, ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन, कंट्रोल एंड मैनिपुलेशन, और साथ ही सोशल स्टेटस, यानी किस तरह से वुमेन पर कंट्रोल किया जा रहा है, उनका हंसना पसंद नहीं है, दूसरों से बात करना पसंद नहीं है, किस तरह उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, और साथ ही सोसाइटी में एक स्टेटस मेंटेन करना है कि वो ड्यूक है। इस तरह की चीज़ों को इस पोएम में डिस्कस किया गया है। अब अगर बात करें पोएट की, तो रॉबर्ट ब्राउनिंग एक विक्टोरियन पोएट थे। उनका जन्म हुआ था 7 मई 1812 में और उनकी डेथ हुई थी 12 दिसंबर 1889 में। उन्होंने फेमस पोएट एलिजाबेथ बैरेट से शादी की थी, जिसके बाद वो एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग बन गई। रॉबर्ट ब्राउनिंग को मास्टर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग कहा जाता है। उनकी पोएम्स में ये देखने को बहुत मिलता है। साथ ही बात करें उनकी फेमस वर्क्स की, तो उसमें पाइड पाइपर ऑफ हैमलिन, मेन एंड विमेन, द रिंग एंड द बुक, ये सभी शामिल हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और इस पोएम को पढ़कर समझने की कोशिश करते हैं। दैट्स माई लास्ट डचेस पेंटेड ऑन द वॉल। यहाँ पर जो स्पीकर हैं जो कि ड्यूक ऑफ फेरारा हैं, वो अपने गेस्ट से कह रहे हैं कि ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं इस दीवार पर, वो किसकी है? मेरी लास्ट डचेस की, मेरी पुरानी जो वाइफ थी उसकी है। लुकिंग एज इफ शी वेयर अलाइव, और ऐसी लग रही है मानो वो अभी भी जिंदा हो, यानी मेरी वाइफ की डेथ ना हुई हो, इतनी लाइवली वो पेंटिंग है। आई कॉल दैट अ पीस ऑफ वंडर नाउ। और मैं ही क्या कहता हूँ कि ये जो पेंटिंग है वो एक वंडरफुल पीस ऑफ आर्ट है, यानी इतनी ब्यूटीफुल ये पेंटिंग है जिसमें जो मेरी वाइफ है वो ऐसी लग रही है मानो वो सामने साक्षात खड़ी हो। फ्रा पेंडोल्फ्स हैंड्स वर्कड बिजीली अ डे एंड देयर शी स्टैंड्स। अब ये फ्रा पेंडोल्फ जो है ये उस आर्टिस्ट का नाम है जिसने ये पेंटिंग बनाई है। तो यहाँ ये ड्यूक कह रहे हैं कि उसके हाथों ने एक दिन तक बहुत कड़ी मेहनत की और फिर ये पेंटिंग बनी है। यहाँ पर इस पेंटिंग को लगाया गया है। तो ये जो पेंटिंग की खूबसूरती है वो मेरी वाइफ की नहीं, बल्कि उस आर्टिस्ट, उस फ्रा पेंडोल्फ के हाथों की कामयाबी के कारण है। विल्ट प्लीज यू सिट एंड लुक एट हर। और अब वो अपने गेस्ट से कह रहे हैं कि क्या आप प्लीज़ बैठिएगा और उसे देखिएगा, मेरी वाइफ की इस पेंटिंग को देखिएगा। आई सेड, फ्रा पेंडोल्फ बाय डिज़ाइन, फॉर नेवर रीड स्ट्रेंजर्स लाइक यू दैट पिक्चर्ड काउंटेनेंस। अब ये जो ड्यूक फेरारा हैं वो आगे कहते हैं कि मैंने आपको इस पेंटर का नाम इसलिए बताया क्योंकि अक्सर ये जो स्ट्रेंजर्स हैं वो जब इस पिक्चर को देखते हैं तो इसकी ये जो कॉन्टिनेंस है, इसकी जो चार्म है, द डेप्थ एंड पैशन ऑफ इट्स अर्नेस्ट ग्लैंस, और साथ ही जितना ये पैशनेट लगता है, जितनी गहराई नज़र आती है एक झलक में इस पेंटिंग को देखने में, तो वो इसमें डूब से जाते हैं। यानी इतनी सुंदर ये पेंटिंग है कि अक्सर जो अजनबी इस पेंटिंग को देखते हैं वो सोच में पड़ जाते हैं कि अरे इस ड्यूक की पुरानी वाइफ कितनी सुंदर होगी। लेकिन सच्चाई ये है कि ये जो पेंटर है उसने इतनी अच्छी पेंटिंग बनाई है, मेरी वाइफ उतनी सुंदर नहीं थी। बट टू माई सेल्फ दे टर्न्ड, सिंस नन पुट्स बाय द कर्टन आई हैव ड्रॉन फॉर यू बट आई।
लेकिन फिर वो सभी लोग जो मेरी वाइफ की पेंटिंग को देखते हैं वो मेरी तरफ मुड़ते हैं। वो क्यों? क्योंकि मैं वापस से उस तस्वीर पर वो पर्दा लगा देता हूँ जिसकी डोर कहाँ है, सिर्फ और सिर्फ मेरे पास है। यानी मैं तब तक ही उस पेंटिंग को लोगों को देखने देता हूँ जब तक मैं चाहता हूँ। उसकी डोर मेरे हाथ में है और जैसे ही वो तस्वीर छिप जाती है लोग मेरी तरफ देखने लगते हैं कि अरे ये किसकी पेंटिंग थी, इतनी सुंदर है, इस तरह की बातें करते हैं। And seemed as they would ask me, if they durst, how such a glance came there. और फिर वो लोग मुझे देखकर कुछ इस तरह से कहते हैं कि आखिर उस पेंटिंग में उस चेहरे पर ऐसी चमक कैसे आई, ये जो एक्सप्रेशन है उस चेहरे पर, जितनी वो सुंदर दिख रही है, आखिर ऐसा कैसे हुआ। अगर उनकी हिम्मत होती है इस तरह के सवाल करने की तो वो मुझसे ये सवाल ज़रूर कहते हैं। So not the first are you to turn and ask thus. तो इसलिए ऐसा पूछने वाले आप पहले नहीं हैं। मुझसे पहले भी लोगों ने मेरी पुरानी वाइफ की खूबसूरती के बारे में, उसके इस एक्सप्रेशन के बारे में पूछा है। Sir, 'twas not her husband's presence only called that spot of joy into the Duchess' cheek. अब यहाँ पर वो क्या कहते हैं कि सर मैं आपको पहले ही ये बात बता दूँ कि उसके हस्बैंड के प्रेजेंस से, यानी मेरे आ जाने से उसके चेहरे पर ये स्पॉट, ये जो ब्लश हो जाता है चेहरे पर, वो नहीं आता था। यानी सिर्फ मुझे देखकर ही मेरी जो वाइफ है वो खुश नहीं होती थी, उसके खुश होने के बहुत सारे कारण होते थे। और आगे अब पोएट एग्जाम्पल देते हैं। Perhaps Fra Pandolf chanced to say, her mantle laps over my lady's wrist too much. अब हो सकता है ये जो पेंटर था फ्रा पेंडोल्फ, उसने उसे कॉम्प्लीमेंट किया होगा कि उनका जो मैंटल है, जो शॉल है, वो उनकी बाहों पर कुछ ज़्यादा ही पड़ा हुआ है, कुछ ज़्यादा ही उसने उन्हें ढक कर रखा है। और पेंट मस्ट नेवर होप टू reproduce the faint half flush that dies along her throat. या शायद उसने कहा होगा कि ये जो मेरे रंग हैं ये कभी भी आपके चेहरे पर जो ब्लश है, जो हल्की सी जो ब्लश आपके गले के पास है, उसको कभी भी मैं पेंट से बना नहीं पाऊंगा। और इसलिए शायद वो इस तरह के एक्सप्रेशन दे रही होगी, शर्मा रही होगी। यानी ये जो ड्यूक फेरारा है वो कहना चाह रहे हैं कि मेरी वाइफ के पास शर्माने के, ब्लश करने के बहुत रीज़न थे। सिर्फ मुझे देखकर वो नहीं शर्माती थी, कोई थोड़ा कॉम्प्लीमेंट कर देता था तो उसमें भी खुश हो जाती थी, शर्मा जाती थी। Such stuff was courtesy, she thought, and cause enough for calling up that spot of joy. अब ये जो मेरी वाइफ थी वो सोचती थी कि ये जो चीज़ें हैं ये कोर्टसी हैं, ये ज़रूरी हैं, और सिर्फ इतना सोच कर ही उसके चेहरे पर वो मुस्कान आ जाती थी, खुशी आ जाती थी, वो ब्लश कर देती थी। यानी मेरी वाइफ को प्लीज़ करना बहुत ही आसान था। शी हैड अ हार्ट, हाउ शैल आई से, टू सून मेड ग्लैड। उसके पास एक दिल था, और अब मैं आपको कैसे बताऊं, वो दिल ऐसा था जो बहुत ही जल्दी खुश हो जाता था। यानी एक क्वीन की जो क्वालिटी होनी चाहिए, उसे जल्दी खुश नहीं होना चाहिए, ऐसी क्वालिटी मेरी वाइफ में नहीं थी। एक छोटे कॉम्प्लीमेंट पे भी वो खुश हो जाती थी। टू ईजीली इम्प्रेस्ड, और बहुत ही जल्दी वो इम्प्रेस भी हो जाती थी। शी लाइक्ड वट एवर शी लुक्ड ऑन एंड हर लुक्स वेंट एवरीवेयर। यानी उसे जो भी पसंद आता था, वो जो भी चीज़ें देखती थी उसे वो चीज़ें पसंद आ जाती थी, और उसकी नज़रें जो थी वो हर जगह जाती थी। यानी उसे हर एक चीज़ पसंद था, जो चीज़ वो देखती थी उसे वो पसंद आ जाती थी। तो लाइक करने के लिए कोई बहुत ऊंचा लेवल नहीं था उसका। सर, इट वॉज ऑल वन, उसके लिए सब कुछ एक ही जैसा था, वो हर चीज़ को देखकर एक ही समान खुश होती थी। माई फीवर एट हर ब्रेस्ट, मेरा उसके सीने पर एक नज़र पड़ना, मतलब जब मैं उसे रोमांटिकली देखता था, चाहे वैसी कोई बात हो, द ड्रॉपिंग ऑफ द डे लाइट इन द वेस्ट, या जब शाम के समय में सूरज वेस्ट डायरेक्शन में डूबता था, द बो ऑफ चेरीज सम ऑफिशियल फूल ब्रोक इन द ऑर्चार्ड फॉर हर, या एक चेरीज का बो, चेरीज जो फ्रूट होती हैं उसकी एक डाली तोड़कर कोई बेवकूफ़ उसके लिए लाया हो अपने बगीचे से, तो उससे भी वो उतनी ही खुश होती थी।
द वाइट म्यूल शी रोड विथ राउंड द टेरेस। और साथ ही जो सफ़ेद रंग के घोड़े पर बैठकर वो टेरेस पर घूमा करती थी, ये सारी चीज़ें उसे एक जैसी ही खुश करती थी। यानी चाहे वो मेरे साथ रोमांटिक हो रही हो, सूरज डूबता हुआ देख रही हो, कुछ फल खा रही हो या घोड़े पर सवार हो, वो हर एक चीज़ से एक ही जैसी खुश होती थी। यानी मैं उसके लिए कोई बहुत ज़्यादा स्पेशल नहीं था। All and each would draw from her alike the approving speech or blush at least. हर एक चीज़ को देखकर उसके चेहरे पर एक जैसी ही स्पीच आती थी, थैंक यू, इस तरह की बातें वो कहती थी, या कम से कम बिल्कुल एक जैसा वो ब्लश करती थी, शर्मा जाती थी। तो कोई भी चीज़ उसके लिए बहुत स्पेशल नहीं थी, सब कुछ उसे बहुत पसंद आता था। She thanked men, good, but thanked somehow, I know not how. वो लोगों का शुक्रिया करती थी, उन्हें थैंक्स कहती थी, अच्छी बात है, पर कभी कभी वो ऐसे शुक्रिया कहती थी कि मुझे समझ नहीं आता था। As if she ranked my gift of a 900 years old name with anybody's gift. वो ऐसे शुक्रिया कहती थी मानो मैंने जो उसे गिफ्ट दिया था वो सारी गिफ्ट उसके बराबर हो। मैंने उसे क्या गिफ्ट दिया? मैंने उससे शादी की, और ये मेरे पास जो 900 साल पुराना ड्यूक होने का नाम है, वो नाम मैंने उसे दिया। मुझसे शादी करके वो डचेस बन गई, बहुत बड़ा गिफ्ट है ये। लेकिन उसके लिए ये गिफ्ट भी उसी बराबर का था जैसे कोई पेड़ के फल हों या घोड़े पर टहलना हो। कुछ भी स्पेशल नहीं था उसके लिए मेरे में। Who'd stoop to blame this sort of trifling? और इस तरह की मजाक के लिए कौन इतना झुककर बात करेगा? यानी शायद ये बात मैं अपनी वाइफ को समझाता कि तुम्हें मुझे इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, दूसरों की चीज़ों पर इम्पोर्टेंस नहीं देना है, लेकिन ये बात समझाने के लिए उतना नीचे झुककर मैं अपनी वाइफ से क्यों बात करूं? Even had you skill in speech, which I have not, to make your will quite clear to such and one say. अगर फिर भी मान लो कि शायद मुझ में वो क्वालिटी होती कि मैं अच्छे से अपनी बात को कह सकता, मैं अपनी वाइफ के पास जाता और उससे सब कुछ कह सकता कि तुम जो कह रही हो वो गलत है। Just this or that in you disgust me. Here you miss or there exceed the mark. यानी मैं चाहता कि चाह करके तुम्हारी अपनी वाइफ को मैं कहता कि तुम्हारी ये जो क्वालिटी है ये मुझे डिस्गस्ट करती है, इससे मुझे नफ़रत है, या मैं कहता कि ये जो तुम कर रही हो ये बहुत ज़्यादा हो रहा है या बहुत कम हो रहा है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। एंड इफ़ शी लेट हर सेल्फ बी लेसेंड सो, और अगर उसने अपनी इन आदतों को कम होने दिया होता, नॉर प्लीनली सेट हर विट्स टू योर्स forsooth एंड मेड एक्सक्यूज़, ना कि वो ज़िद पर अड़ जाती और बहाने बनाती। यानी जब मैंने अपनी वाइफ को ये समझाया कि ये सारी चीज़ें उसे नहीं करनी चाहिए तो उसने मेरी बात नहीं मानी, बल्कि वो अड़ी रही, उसने बहाने बनाए कि नहीं वो जो कह रही है वो ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ? Even then would be some stooping and I choose never to stoop. तो भी ऐसा क्या होता, मुझे उसे ये सारी चीज़ें बताने के लिए झुकना पड़ता, मुझे उसके सामने अपनी बातों को रखना पड़ता, और मैं कभी नहीं झुकता हूँ। मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपनी लाइफ में कभी नहीं झुकूँगा। Oh sir, she smiled, no doubt, whenever I passed her, but who passed without much the same smile. यानी सर मैं आपसे सच कहता हूँ, ये सच है कि जब भी वो मुझे देखती थी वो मुझे देखकर स्माइल करती थी, लेकिन यही स्माइल वो हर उस इंसान को करती थी जो उसके बगल से गुजरता था। कुछ भी स्पेशल नहीं था उस स्माइल में जो वो मेरी तरफ करती थी। This grew, I gave commands, then all smiles stopped together, there she stands as if alive. अब जब बात बहुत ज़्यादा बढ़ी तो मैंने कुछ कमांड्स किए, मैंने अपने सैनिकों से कुछ कहा और फिर सारी स्माइल्स रुक गए। अब वो वहाँ खड़ी है, ऐसी लगती है मानो वो जिंदा हो। यानी मैंने उसकी मुस्कान को रुकवा दिया, मैंने उसे मरवा दिया, अपनी खुद की वाइफ को मैंने मार डाला, और अब यहाँ पर बचा क्या है? तो बस उसकी ये पेंटिंग जो ऐसी लगती है मानो बिल्कुल असली हो, वो जिंदा वहाँ खड़ी हो। Wilt please you rise? We'll meet the company below then. तो अब आप उठेंगे, चलिए हम नीचे चलते हैं और नीचे में जो भी लोग खड़े हैं उनसे मिलकर आते हैं।
इतनी बड़ी बात बताकर कि मैंने अपनी पिछली वाइफ को मार दिया, बहुत ही कैजुअली ये जो डूक हैं वो कहते हैं कि अब हम नीचे जाते हैं और बाकी के लोगों से मिलते हैं। आई रिपीट द काउंट योर मास्टर्स नोन म्यूनिफिशेंस। मैं आपको फिर से ये बात बताना चाहता हूँ कि ये जो काउंट हैं आपके मास्टर, जिनकी बेटी से मैं शादी करने वाला हूँ, वो बहुत ही ज़्यादा म्यूनिफिशेंस हैं, यानी बहुत उदार हैं, बहुत ज़्यादा जनरस हैं, लोगों को बहुत पैसे देखते हैं, ये मैं जानता हूँ। इज़ एम्पल वारंट दैट नो जस्ट प्रिटेंस ऑफ माइन फॉर डाउरी विल बी डिसअलाउड। तो इनकी ये जो जनरॉसिटी है ये इस बात का सबूत है कि कोई भी बात, कोई भी डिमांड जो मैं डाउरी के लिए, दहेज के लिए करूँगा, उसे मना नहीं किया जाएगा। जो भी मैं चाहता हूँ वो मुझे ज़रूर दिया जाएगा। Though his fair daughter's self as I avowed at starting is my object। लेकिन मैं ये बात यहाँ बताना चाहता हूँ कि मुझे डाउरी में कोई बहुत दिलचस्पी नहीं है, बल्कि उनकी जो डॉटर है, जो बेटी है, उसमें मुझे दिलचस्पी है। मैं हमेशा से उससे पाना चाहता था। Nay, we'll go together down, sir। नहीं नहीं सर, अब हम दोनों बिल्कुल एक साथ नीचे जाएंगे। Notice Neptune, though taming a seahorse through a rarity। यहाँ पर नोटिस कीजिए नेपच्यून को। वहाँ एक स्टैच्यू है गॉड ऑफ नेपच्यून का, जो कि क्या कर रहे हैं, एक सी हॉर्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। और बहुत ही रेयर पीस ऑफ आर्ट है ये। ऐसी जो स्टैच्यू है आपको जल्दी देखने को नहीं मिलेगी। विच क्लॉज ऑफ इनसब्रुक कास्ट इन ब्रॉन्ज फॉर मी। और ये किसने बनाया था? तो क्लॉज ऑफ इनसब्रुक एक बहुत ही फेमस इंसान थे, उन्होंने ब्रॉन्ज मेटल में मेरे लिए ये स्टैच्यू बनाया था। तो इस पर भी ज़रा नज़र डालिएगा। और यहाँ पर फ्रेंड्स ये पोएम ख़त्म होती है। पोएम में बेसिकली जो ड्यूक हैं वो अपनी वाइफ के बारे में बता रहे हैं कि कितनी सिंपल ऑर्डिनरी थी, अच्छी क्वालिटीज़ नहीं थी उसमें, बट बेसिकली वो ये दिखा रहे हैं कि वो कितने ज़्यादा कंट्रोल करने वाले, मैनिपुलेटिव थे और विमेन के लिए उनके मन में कोई रिस्पेक्ट नहीं है। तो फ्रेंड्स ये थी रॉबर्ट ब्राउनिंग की पोएम माय लास्ट डचेस। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करिए।